हेलो बच्चों। आज की जो केमिस्ट्री क्लास आपके लिए लेकर आए हैं, केमिस्ट्री क्लास में हम आज तो आपको पढ़ाएंगे डाई इथिल ईथर। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। डाई इथिल ईथर, एथिल एमीन, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोबेंजीन, लगभग 7-8 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। तो उन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को कैसे तैयार करना है, कैसे क्या करना है, आपको हम लगभग आज दो दो क्वेश्चन जैसे भी हो पाएंगे, मतलब वैसे हम आपको पूरा बना के दे देंगे। वीडियो आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखिए, खाली आपको समझना ही नहीं है। जो हम लोग यूपी बोर्ड से, यूपी बोर्ड में क्या होता है, आपको डायग्राम तो बनाना आना ही चाहिए, साथ साथ में आपको रिएक्शन भी आनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ में उसको लिखना भी पड़ता है। लैंग्वेज आप क्या लिखेंगे, मैं जो जो आपको लैंग्वेज बताऊंगा वो बहुत अच्छे से आप समझ लीजिएगा, उस लैंग्वेज को आपको यूज भी करनी है। तो बहुत ध्यान समझिएगा एक एक चीज कि कैसे हम लैब मेथड सीखेंगे। लैब मेथड जो आपकी 5 नंबर की पूछी जाती है, कैसे आपके आज 5 नंबर तैयार होने वाले हैं। कभी कभी हमने देखा था आंसर में, कभी कभी क्या हुआ, किसी किसी सेट में दो दो लैब मेथड पूछी गई हैं, या फिर दोनों में से दो नहीं तो एक तो पूछी जानी है। तो एकदम कंफर्म है कि आप, क्योंकि आप समझिए, पी ब्लॉक पहले था हमारे में, पी ब्लॉक इस बार बचा नहीं है, सिलेबस से हट गया है। तो पी ब्लॉक हटा है, इसका मतलब ये कंफर्म है कि एक लैब मेथड हमारी इसी से आने वाली है, एल्कोहल फिनॉल ईथर से, या एल्डिहाइड से, या कार्बोक्सिल से, या फिर हेलोफॉर्म या हेलोल्कीन से। ये 4 जो चैप्टर है इन्हीं में से आने वाली है। तो कंफर्म है, सब में लगभग दो दो, टोटल 7 या 8 हमारी लैब मेथड है। अगर आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके 7-8 नंबर, उसी के साथ में आपकी रिएक्शंस भी तैयार हो जाएंगे, जैसे क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करें, ये सभी। और वीडियो हम अभी अपलोड कर दिए हैं, 2 घंटे की पूरी वीडियो है। 2 घंटे की वीडियो को आप पूरा अच्छे से देख लीजिए, उसमें आपका सभी क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करेंगे, जितनी भी ऐसी रिएक्शन होती है, पूर्ण की जैविक्रियाएं, उस सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा। नेम रिएक्शन विद नेम रिएक्शन आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है उसमें। तो उसको 2 घंटे की पूरी वीडियो अच्छे से आप देख लीजिए, और साथ ही साथ जो लैब मेथड आपको सिखा रहे हैं, ये सारी एक एक करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज क्लास शुरू करने से पहले ग्लैन बोलेंगे बच्चा, जैसे कि यूपी बोर्ड में जितने भी बच्चे हैं हमारे जो साथ जुड़े हैं और लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, उनके लिए है। ये दुख दर्द यह सब तेरे अंदर है, ये दुख दर्द यह सब तेरे अंदर है, तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। ठीक है, तो तुमसे बढ़कर कोई नहीं है, तू अपने आप में ही एक सिकंदर है। जिस दिन आप ये जान जाओगे, उस दिन आप सब कुछ भूल के पढ़ाई पा जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज इस क्लास को। इस क्लास में हम आपको सिखाएंगे डाई इथिल ईथर क्या होता है। डाई इथिल ईथर में आपको हम कुछ चीजें बताने वाले हैं। डाई इथिल ईथर में आपकी अविरत इथरीकरण विधि आती है। स्टरीफिकेशन प्रोसेस जो है हमारा, वो क्या होता है, यहाँ बहुत ध्यान समझेंगे। इस विधि का प्रयोग करके हम देखिए, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, हम हिंदी मीडियम बोलेंगे, इसलिए हमने पहले से इसमें आपको डायग्राम बना के रखा कि जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, और आपका जो डायग्राम है पूरा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, चलते हैं अब इस चित्र की ओर। तो बहुत ध्यान देखिएगा इसको। इसमें क्या करते हैं, पहले आपके सामने कोई चित्र बना हुआ है, पहले से बना लिया, इससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब बहुत ध्यान समझेंगे। पहले सबसे पहले लिखोगे क्या, इसमें लिखने का तरीका देखो। आप डायग्राम तो सीख ही जाएंगे किसी ना किसी तरीके से, डायग्राम आपको सबसे पहले सीख लेना है। उसके बाद इसमें क्या करना है, जो लैंग्वेज यूज करनी है, मान लीजिए जो हम बोलने जा रहे हैं वही आपको लैंग्वेज सेम टू सेम छाप देनी है काफी। बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहले इनके नाम जान लीजिए। इसको बोलते हैं ड्रॉपिंग फनल। क्या बोलते हैं बच्चा, ड्रॉपिंग फनल। हिंदी में बोलते हैं बिंदुपाती फनल, बिंदुपाती फनल बोलते हैं ड्रॉपिंग फनल। ये हमारा है आसवन फ्लास्क है। क्या है, आसवन फ्लास्क। इंग्लिश में नाम लिखे हैं, परेशान मत होइए, सामने से आपको दिख रहे होंगे। हम हिंदी में बोल रहे हैं, आसवन फ्लास्क बोलते हैं। और ये हमने लगाया बाहर बालू उस्मक लगाया है। बालू उस्मक में मतलब रेत भर दी जाती है, जिससे हमारा फ्लास्क में चिटके ना। ठीक है, कांच का बना होता है, डायरेक्ट में हीट कर देंगे तो फ्लास्क चिटक जाएगा। इससे बचने के लिए हमने बाहर बालू उस्मक लगा दिया, इसमें रेत भर दी जाती है, जिससे हमारा चिटकता नहीं है। अब बहुत ध्यान दीजिए, ये एक लैंप यूज हुई है, ये पूरा हमारा स्टैंड है, इसको संघनित्र बोलते हैं, इसको एडाप्टर बोलते हैं। ठीक है, इतना सब लास्ट में एक फनल जोड़ दिया गया, इतनी सभी चीजें इसमें जोड़ी गई हैं। अब बहुत ध्यान समझिए, इसमें लिखेंगे क्या। सबसे पहले हम इस उपकरणों के बारे में लिखेंगे। सबसे पहले क्या कहेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा, यहाँ हम लिखे दे रहे हैं। सबसे पहले 75 ग्राम, देखिए मात्रा भी लिखनी जरूरी है। अगर मात्रा कम ज्यादा ले लेंगे तो कोई दूसरी चीज बन जाएगी, ये एकदम कंफर्म है। तो 75 ग्राम ले लेंगे हम एथिल अल्कोहल, मतलब C2H5OH ले लेंगे 75 ग्राम। और 75 ग्राम ले लेंगे, 75 ग्राम क्या ml में ले लो, है ना, सब चीजें लिक्विड फॉर्म में होंगी तो ml में लेंगे। ठीक, 75 ml क्या ले लेंगे, और साथ में क्या, देखो हमसे क्या, एथिल अल्कोहल प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, मतलब शांत सल्फ्यूरिक अम्ल भी 75 ml ले लो। तो ये हमारा 75 ml हो गया शांत सल्फ्यूरिक अम्ल, और 75 ml हो गया C2H5 एथिल अल्कोहल। तो बहुत ध्यान से बच्चा समझना। सबसे पहले क्या करेंगे, एक फ्लास्क में 75 ml C2H5OH मतलब एथिल अल्कोहल और 75 ml
H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन भर लेते हैं। किसमें? एक फ्लास्क में। इतना लिखेंगे। उसके बाद क्या कहेंगे, एक ऊपर बिंदुपाती फनल में, ड्रॉपिंग फनल में ऊपर हमने क्या ले लिया, एथिल अल्कोहल ले लिया। यहाँ पर जो एथिल अल्कोहल होता है 150 ml होता है। कितना होता है? 150। देखो मात्रा बहुत जरूरी है लिखना। तो 75 ml और 75 ml H2SO4 और C2H5OH का मिश्रण हमने फ्लास्क में भर लिया। उसके बाद क्या लिख देंगे, 150 ml जो एथिल अल्कोहल है हमने ऊपर बिंदुपाती फनल मतलब ड्रॉपिंग फनल में ले लिया। उसके बाद इसमें एक थर्मामीटर लगा दिया है। उसके बाद ये सब लिखेंगे उसमें। फिर एक एडाप्टर के द्वारा एक संघनित्र में जल भर दिया है, उसमें प्रवाहित करवाएंगे। और लास्ट में एक जार के अंदर हमने बर्फ के कुछ टुकड़े ले लिए हैं, उसके अंदर फनल को रख दिया, जहां पर हम क्या करेंगे, डाइएथिल ईथर प्राप्त करेंगे। इतना पहले लिखोगे। फिर से सुन लो क्या बोले हैं। सबसे पहले शुरू करोगे यहां से कि एक आसवन फ्लास्क में क्या ले लेंगे, 75% H2SO4 C2H5OH और 75 ml शांत सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन भर लेंगे। उसके बाद ऊपर ड्रॉपिंग फनल में 150 ml एथिल अल्कोहल का मिश्रण एथिल अल्कोहल ले लेंगे। उसके बाद एक थर्मामीटर लेते हैं और एक स्टैंड लेते हैं, एक हम ले लेंगे लैंप। ठीक है। उसके बाद इसको एडाप्टर और संघनित्र के द्वारा एक जार में जोड़ देते हैं। जार को जो था उसको एक रखा गया है बर्फ के टुकड़ों के अंदर, एक फनल को रखा गया है जिसमें हमको एथिल अल्कोहल डाइएथिल ईथर प्राप्त करनी है। बात समझ व्यक्ति के लिए समझ गए, ये पहले लिखोगे। उसके बाद नई लाइन से लिखना, इतना लिख गया। उसके बाद लिखेंगे क्या, अब जो करेंगे हम करेंगे क्या, जो हमारा 75% ml C2H5OH था और 75 ml H2SO4 था, उसके मिश्रण को जब नीचे से हीट किया गया, टेम्परेचर कितना, टेम्परेचर यहाँ मायने रखता है। टेम्परेचर आपको ध्यान देना, तो साथ में यहाँ पे लिखते चलते हैं कि जब C2H5OH और H2SO4 शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को और एथिल अल्कोहल को मिश्रण लिया और 140 डिग्री सेंटीग्रेड, 145 तक हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं माना जाएगा। 140 एकदम एग्जैक्ट नहीं है, 140 145 भी ले सकते हैं। 140 डिग्री सेंटीग्रेड जब गर्म करेंगे, ध्यान देना बच्चा क्या बनेगा, ये आप समझिए। H2O इसको मिला दीजिए, H2 अलग हो गया, H2 अलग हो गया, बचा क्या, देखो बचा C2H5 ये बचा H और आगे बचा SO4। तो C2H5H SO4 बचा, मतलब ये क्या बन गया हमारा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसको क्या बच्चा बोलेंगे, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बोलेंगे। ये देखिए एक विधि है, इसको अलग नाम से भी पूछा जाता है, अवृत इथरीकरण विधि क्या है, तो बहुत अच्छे से आप कंफर्म कर लीजिए। और हाँ एक चीज और हम आपको बता दें, आपका भी प्रैक्टिकल होने वाला है। प्रैक्टिकल के लिए बहुत बढ़िया चार्ट वगैरह डायग्राम बनाना चाहें तो आप डायग्राम चार्ट बहुत अच्छे से बना सकते हैं, अगर आपको अच्छे से तैयार हो गया हो। ठीक है, तो 140 पर ग्राम किया। अब जो बना बच्चा हमारा क्या, C2H5HSO4 बना, ठीक, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना, उसको उठा लो और फिर से एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा दो, क्योंकि हमारा ऊपर तो एथिल अल्कोहल ही भरा है ना, उसके साथ जब रिएक्शन हो गई तो क्या बच्चा बन जाएगा, ध्यान देना। फिर से देखो क्या बनेगा, C2H5 और यहां से O उठा लो, C2H5, इतना एक मिला दो तो C2H5O C2H5 ये बन गया। बचा के देखो H2 और SO4, H2SO4 मतलब हमारा क्या बन गया, डाई एथिल, दो एथिल है, डाइएथिल ओ को क्या कहते हैं, ईथर। तो डाइएथिल ईथर बन गया हमारा और H2SO4 बाहर निकल गया। ठीक, तो ये हमारी जो थी रिएक्शन थी जिसे बनना है। अब इसको बचा तुमको आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है जो हम बता रहे हैं। तो पहली लाइन आप समझ गए होंगे, जो पहले आपको समझाया था कि फ्लास्क में सजाया गया, जैसे पूरा सजाया गया था पूरा डायग्राम, वैसे आपको पूरा लिख देना। उसके बाद क्या कहेंगे कि सबसे पहले एथिल अल्कोहल 75 ml और 75 ml H2SO4 का विलयन लेके 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब गर्म किया जाता है तो हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और जल बनता है। बात समझना, जल जो बचा है भी आगे दिखाएंगे जल का क्या काम होता है। उसके बाद क्या किया गया, इसको पुनः गर्म किया गया तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड फिर से ताप उतने दिया गया, तब टेम्परेचर उतना ही रहेगा। ठीक, तो फिर से क्या हुआ, इसकी जब एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया हुई, जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट था, तो हमारा बन गया डाई एथिल ईथर और H2SO4। बहुत ध्यान समझिए क्या क्या बन गया, डाइएथिल ईथर बन गया और H2SO4 बन गया। ठीक, तो ये आपका बन गया डाइएथिल ईथर। लेकिन एक बच्चा बात समझिए, ये सब पूरा लिखेंगे, लिखने के बाद हमको मिल भी गया ईथर, लेकिन जहां पर ईथर मिलता है बच्चा वो कैसा होता है, अशुद्ध ईथर होता है, वो हमें शुद्ध नहीं मिलता है। तो एथिल अल्कोहल को शुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, इसमें अशुद्धियां कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो अशुद्धियां कौन कौन सी होंगी, देखो अशुद्धियां यही आपको पता चल रहा होगा कि एक तो अशुद्धि हमारी कौन सी हुई, जल की हुई, H2O की, ये सब अशुद्धियां है बच्चा। अशुद्धियां आपको कौन कौन सी यहाँ पर मिली, एक तो जल की अशुद्धि हो गई, एक अल्कोहल की हो गई, अल्कोहल भी अशुद्धियां हो गया इसमें,
और एक हो गया हमारा शांत सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ये सभी अशुद्धियां मिली। देखो नई लाइन से फिर लिखोगे, इतना हो गया आपको, कह देंगे कि हमें डाइएथिल ईथर प्राप्त हो गया। फिर नई लाइन से लिखेंगे बच्चा, लिखेंगे क्या कि प्राप्त डाइएथिल ईथर जो है उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं। वो अशुद्धियां कैसी होती हैं? H2O जल, अल्कोहल और H2SO4 की अशुद्धियां पाई जाती हैं। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, अगर H2SO4 की अशुद्धि दूर करनी है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब अच्छा फॉर्मूला लिख दे रहे हैं NaOH के विलयन में रख के इसको हिला दो, उसी में मिला दो। उसके बाद हिलाने पर क्या हो जाएगा, हमारा H2SO4 की शुद्धि दूर हो जाएगी। पहली बात, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम मिला देते हैं इसको, तो हमारी सबसे पहले शुद्धि कौन सी दूर हो जाएगी? सल्फ्यूरिक अम्ल की शुद्धि दूर हो गई। दूसरी बात जो बची अल्कोहल और H2O की शुद्धि, इसको दूर करने के लिए क्या यूज करेंगे हम? कैल्शियम क्लोराइड का विलयन यूज करेंगे और साथ में जल। इन सब की अगर विलयन के साथ इसका मतलब मिला दें इसके विलयन में भर के, तो ये क्या हो जाएगा हमारा H2O और अल्कोहल की भी शुद्धि दूर हो जाएगी और हमें एक शुद्ध डाइएथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। तो आपका यहीं पर काम नहीं खत्म होता है, यहीं तक आपने लिख दिया। देखिए आपके प्रैक्टिकल के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। प्रैक्टिकल अगर आपको देना है, वाइवा होगा, तो कौन कौन से टॉप क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, हमने उसको सारे बोल दिए हैं कि क्या क्या पूछा जा सकता है, कि इसकी अशुद्धियां दूर कैसे की जाएंगी। अच्छा बताओ इसके बाद कौन कौन सी अशुद्धियां बचती हैं, तो हमको पता होना चाहिए। H2O अल्कोहल, H2SO4 की अशुद्धियां बचेंगी। उसके बाद H2SO4 की अशुद्धियां किससे दूर की जाती हैं, एग्जामिनर पूछ सकता है, तो हम बताएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से दूर की जाती है। कैल्शियम क्लोराइड और जल से जो होती है हमारी H2O और अल्कोहल की अशुद्धियां दूर की जाती है। तो ऐसे आप बहुत अच्छे डिटेल में आप बता सकते हैं। तो ये बच्चा जो आपके सामने पूरा लिखा था, ये क्या था हमारा? डाइएथिल ईथर था, अविरत ईथरीकरण विधि थी। आपको डाइएथिल बनाने की पूरी विधि आपको हमने बहुत अच्छे समझा दी है। अगर आपको समझ में आ गई हो तो आगे भी और 2 मेथड बताएंगे इसका, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। फिर उसके बाद हम एक और आपको हेडिंग बताते हैं नई, ठीक है? तो डाइएथिल ईथर आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके बाद एक और हम मेथड बताएंगे आपको, एथिलेमीन। देखो एथिलेमीन भी बहुत पूछा जाता है, तो थोड़ा हम वीडियो रोक के आपको बना देते हैं। करना कुछ नहीं, इसी में थोड़ा बहुत एडिट करना है हमको, इसी चित्र में। जैसे यहाँ पर आइस लिया है, तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का विलयन उसमें लेते हैं, तो थोड़ा इसी में सही करेंगे। तो थोड़ा चाहे रोक के वीडियो सही कर दें, चाहे मैं सही कर दें, बहुत ध्यान समझिएगा। इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है? तो बहुत ध्यान समझिए, ज्यादा कुछ सही नहीं करना है। अगर आप सामने समझेंगे वीडियो चलते चलते, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। कुछ ज्यादा एडिट करना नहीं है इसमें, तो आप समझ जाएंगे तुरंत, ठीक? बाकी रिएक्शन तो बदल ही जाएंगे, इससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक? क्योंकि ज्यादा इसमें बदल नहीं रहे हैं, ठीक? तो कुछ चीजें हटा देते हैं। इसमें बर्फ नहीं होगी, यहाँ पर आइस नहीं होगी, तो आइस को हम पूरे रोक ही देते हैं, वीडियो रोक दो, ठीक है? तो पहले चित्र हमने बना लिया है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक? इसके बाद चलेंगे बच्चा, इसमें समझ लेंगे। इसमें कुछ नहीं ज्यादा समझना है, विद सेम डायग्राम। तो डायग्राम में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो डायग्राम लगभग सबके ऐसे बने, कुछ थोड़ा बहुत इधर हो जाते हैं, जिसमें अलग की जरूरत पड़ेगी तो हम बता देंगे, ठीक? तो इसमें बच्चा क्या होता है, एथिलेमीन में, एथिलेमीन का पहले फार्मूला जान लो। क्या होता है एथिलेमीन का फार्मूला? होता है C2H5NH2, जो कि यहाँ पर देखो लिखा है, ठीक है? तो बच्चा बहुत ध्यान समझना, इसकी रिएक्शन थोड़ा बड़ी है, तो कंफ्यूज और डरना नहीं एकदम, ठीक? सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हमने उसमें कहा था, सबसे पहले तो मात्रा डिसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ बच्चा बात समझना, आप देखिए 2 मात्रा याद रखिए आप लोग, एक 25 ग्राम और एक 55 ग्राम। तो 25 ग्राम क्या होता है हमारा? 25 ग्राम होता है प्रोपेओनेमाइड, ठीक है? और 55 ग्राम होता है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन ले लेंगे, और बच्चा क्या ले लेंगे? 25 ग्राम ले लेंगे प्रोपिओनेमाइड, ठीक है? हिंदी में भी लिख दे रहे हैं हम, प्रोपिओनेमाइड ले लेंगे, ठीक है? तो 25 ग्राम ले लीजिए प्रोपिओनेमाइड और 55 ग्राम ले लिया ब्रोमीन। तो ब्रोमीन और प्रोपियोनाइड को मिला के क्या बन जाता है बच्चा? हमारा बन जाता है ब्रोमो, ऊपर लिखा है देखो, ब्रोमो प्रोपेओनेमाइड बन जाता है, ठीक है? बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो पहली लाइन बोलने जा रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। सबसे पहले एक आसवन फ्लास्क में, देखो नाम सबके आप जान गए होंगे, जो पहले वाले में बता दिए हैं। आसवन फ्लास्क में क्या ले लेंगे हम लोग? आसवन फ्लास्क में क्या ले लेते हैं? इसमें लिखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो उससे पहले हम यहाँ फिसल फनल में समझेंगे, मतलब ड्रॉपिंग फनल जो था, बिंदुपाती फनल, उसमें क्या क्या लेंगे? उसमें 25 ग्राम प्रोपेओनेमाइड और 55 ग्राम ब्रोमीन का विलयन मिलाकर एक गाढ़े लाल रंग के विलयन बनेगा, जिसको कहते हैं ब्रोमो प्रोपेओनेमाइड, ठीक?
वो बन गया। उसको हम तीसरे फनल में ऊपर यहाँ पे लिख दिया ब्रोमो प्रोपियोनेमाइड सोल्यूशन, इसमें भर लिया, दोनों को मिला के पहले बना लिया गया। ये कोई डायरेक्ट नहीं सोल्यूशन में आता है, इसको बनाना पड़ता है। तो याद रखना 25 ग्राम और 55 ग्राम मिला के हमने ब्रोमो प्रोपियोनेमाइड सोल्यूशन बना लिया। इसको ड्रॉपिंग फनल में ऊपर भर दिया, एक थर्मामीटर लगा दिया और नीचे क्या कर दिया, अगर कहीं पे आपको टेम्परेचर देना है तो थर्मामीटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। थर्मामीटर वैसे वैसा लगा है। इसमें क्या भर लेंगे, पिछली बार वो था डाइथ्री था तो इसको उसके हिसाब से लिया था। यहाँ पर होगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये कितना लेते हैं 150 ग्राम लेते हैं। कितना लेते हैं 150 ग्राम क्या ले लेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ले लेंगे और एक लैंप ले लेंगे, एक वही सगलेट, वही एडाप्टर, वही फनल, सब कुछ ले लेंगे। वहां पर जब बोले थे बर्फ के टुकड़े, यहाँ पर ले लेंगे HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पूरी अब क्या बहुत ध्यान समझेंगे। ये लिखने के बाद नई लाइन पे चलेंगे, नई लाइन से लिखेंगे कि सबसे पहले क्या करते हैं ब्रोमो प्रोपियोनेट सोल्यूशन को तथा फिर उसमें 150 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन को, अब टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर यहाँ पे बचा था 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब इसको हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो क्या बनता है, एथिलेमीन बनती है। एथिलेमीन की जो अशुद्धियां होंगी वो सोडियम वही कास्टिक सोडा से दूर कर ली जाएंगे, NaOH से दूर कर लेते हैं। वो तो बात अलग होगी बाद की। तो पहले इतना कर लेंगे, एथिलेमीन प्राप्त होती है तो उसके बीच में कितनी रिएक्शन होती है, तो 4 पदों में आराम से लिख दिया है। आपको भी एक भी पद बताएंगे, डायरेक्ट वाला भी बताएंगे, आपको याद करना पड़ेगा। अगर समझना है आपको बहुत अच्छे से बेस समझना, तो यहाँ से आप समझिए। सबसे पहले देखिए क्या था हमारा, ये हमारा क्या है ब्रोमो प्रोपियोनेट, सॉरी ये हमारा क्या है प्रोपियोनेमाइड, क्या है प्रोपियोनेमाइड है और ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा, इन दोनों को पहले रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन गया, ब्रोमो प्रोपियोनेमाइड बन गया। बात को ध्यान समझिएगा बच्चा। सबसे पहले प्रोपियोनेमाइड, ये प्रोपियोनेमाइड है, हमने नाम यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि ज्यादा घना हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पर साफ साफ छोड़ दिया है। इसका बच्चा क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रोपियोनेमाइड और ये हो गया ब्रोमीन। जब इसकी रिएक्शन करवाया तो बन गया ब्रोमो प्रोपियोनेमाइड बन गया, HBr बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड उसको अलग हो गया। अब हाइड्रोजन ब्रोमाइड को उठाओ KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब इसके साथ दो चीजें बनी है ना यहाँ पर, तो दोनों की क्रिया होगी। सबसे पहले पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, KOH होता है। तो KOH के साथ एक बार इसके साथ भी रिएक्शन करा दो तो ये बन गया। और प्रोपियोनेमाइड, पूरा ब्रोमो प्रोपियोनेमाइड उठा लेंगे, इसके साथ KOH की रिएक्शन करवा देंगे तब ये बन गया, दोनों चीजें बन गई। अब क्या किया, थर्ड वाले पोर्शन को उठाकर फिर से KOH के साथ करवा दिया तो हमारी बच्चा क्या बन गई, एथिलेमीन बन गई। बहुत ध्यान से आप सब लोग समझिएगा, एथिलेमीन बन गई। अब इसको आपको ऐसे नहीं लिखना है, एक स्टेप में लिखना है। तो एक बच्चा मैथ का नियम होता है, उसको बहुत ध्यान समझ लीजिएगा, एक लाइन खींच लीजिएगा। जो बाएं पक्ष में भी हो दाएं पक्ष में हो भी हो, बराबर समान चिन्ह हो तो काट दिया जाता है। कैसे देखिए समझिए, यहाँ पर देखिए क्या है, HBr है इधर से, इसको पहले साफ नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, उसका जो काट रहे हैं वो बहुत ध्यान समझिएगा। HBr कैंसिल। और देखिए क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए ये हमारा पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन उड़ जाएगा, कट गया। ये वाला पोर्शन कट गया, हाँ ये भी ठीक कट गया। अब क्या बचा देखिए, कुछ और है जो कट रहा है, नहीं बचा कुछ। तो देखो इधर क्या लिखा है, C2H5CO NH2, ये बच्चा हमारा क्या था, ये था प्रोपियोनेमाइड। ये क्या किसका फॉर्मूला, प्रोपियोनेमाइड। साथ में क्या बचा, Br2 बचा, क्या बचा Br2। और प्लस में KOH कितने बचे, 1 2 2 2 4 KOH बचे। कितने KOH बचे, 4। अब तीर बना दो, यानी तो 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ये रिएक्शन एक है, तुम अगर 4 ना लिखना चाहो तो एक भी लिख दोगे, नंबर नहीं कटेंगे, ठीक। लेकिन पूरा सिस्टमेटिक लिखोगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक। 60-70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। अब इधर क्या बचा देखो, जो पहले बनाना था उसका नाम लिख लेते हैं, C2H5NH2 एथिलेमीन हो गई, प्लस का जो बच्चा उसको लिख लो। ऊपर का कुछ बचा नहीं बचा, KBr बच्चा, बहुत बढ़िया, KBr को लिख लेंगे। H2 दो बार बचा तो 2H2 हो जाएगा, कितने H2 हो जाएंगे, 2H2 हो जाएंगे। KBr बचा एक बार और, अच्छा KBr 2 है तो यहाँ पर 2 KBr लगा लिया। H2 का काम खत्म, KBr का काम खत्म, क्या बचा, प्लस का बचा K2CO3। तो ये भी आप रिएक्शन बहुत अच्छे लिख सकते हैं, आपकी दोनों सही मानी जाएंगी, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको बहुत प्यार से समझ लीजिए आप लोग, बहुत अच्छे से आप करेंगे तो पक्का समझ में आएगा। तो बहुत पहले ध्यान समझ लीजिए, इसको अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। और एक रिएक्शन बहुत ध्यान से, उसको बड़ी वाली लिखिए चाहे छोटी वाली लिखिए, आप दोनों लिख सकते हैं जो आपको याद हो जाए, ठीक। तो इसी के साथ में हम आपको बता देंगे जो भी रिएक्शन बची है आगे लैब मेथड और हम लेकर आएंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए, एकदम मुस्कुराते रहिए, चमचमाते रहिए, ठीक है। धरती सितारा है आप कुछ भी कर सकते हैं, बस ध्यान से मन लगा के पढ़िए, ठीक है। और जितने भी हमारे लड़के हैं सब सही से रहें,
बाइक वाइक ना चलाएं, 1 महीना बचा है, हम फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सही से रहो, क्योंकि कुछ भी अगर हो जाएगा तो आप बोर्ड एग्जाम देने लायक नहीं बचेंगे, आप समझ लीजिए। तो हम नहीं चाहते हैं कि कुछ भी आपके साथ अहित हो, ठीक है। तो बहुत ध्यान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे कि 1-2 महीने के लिए थोड़ा बाप की कमाई में मत फूलिए, उसके बाद जो करना हो शौकीनी सारी कर लीजिएगा। तो 2 महीने के लिए थोड़ा रुक जाइए, ठीक है बच्चों। और बहुत ध्यान से बहुत प्यार से पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू।